हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण के 70 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न रखे हैं वो सभी प्रश्न यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है धावन सोडा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि क्षारकीय लवण। दोस्तों, ये जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि धावन सोडा किस प्रकार का लवण है, तो क्षारकीय लवण है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है। इसको दोस्तों हम दूसरे नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका pH मान संभव है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 8। ओके दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है अम्ल वर्षा में जल का pH मान कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 5.6 से कम अम्ल वर्षा में जल का pH मान होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां है प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि NaOH। दोस्तों, NaOH का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है शून्य pH वाला विलयन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि शून्य pH वाला विलयन अम्लीय होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति अम्लीय होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि क्या बनता है, तो जिप्सम बनता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार हम लोग और रिवाइज करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो जिप्सम बनता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक बार फिर से पढ़ेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्टकट में POP भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 7 होता है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे शुद्ध जल ध्यान रखना है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है तो पीएच मान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कितना होगा तो 2 होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो क्या उत्पादित होता है, तो लवण और जल बनता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि लिटमस पत्र। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक में माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अधिक होती है। दोस्तों एक बार और क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी होती है, तो अधिक होती है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, लवण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उदासीनीकरण कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे, लवण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। दोस्तों कहीं कहीं सिट्रिक अम्ल भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जल और लवण उत्पन्न होता है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है, जल और लवण उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि CaSO4 × ½ H2O। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 7 होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि उदासीन घोल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 10 होती है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि NaHSO4। एक बार फिर से पढ़ेंगे, NaHSO4 यहाँ पर अम्लीय लवण है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि धावन सोडा। फिर से पढ़ेंगे, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या होगा, तो धावन सोडा होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि H2SO4, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, वो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम परिष्करण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCl। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर मुख्य घटक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा लवण का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि NaCl। दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है अम्ल का pH मान क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 0 से 7 के बीच अम्ल का pH मान होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि NaOH। दोस्तों NaOH का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घरेलू एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि NaHCO3। एक बार फिर पढ़ेंगे NaHCO3, जिसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि धावन सोडा। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या होगा? तो धावन सोडा होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि संभवतः इसका pH मान 10 होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि Ca3PO4 का होल ट्वाइस। एक बार दोस्तों क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होगा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि Na2CO3। एक बार फिर पढ़ेंगे Na2CO3, जिसका दोस्तों रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। एक बार फिर पढ़ेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O
दोस्तों पोटास एलम ये किसका सूत्र है? तो फिटकरी का सूत्र है, जो कि थोड़ा सा लंबा है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि HCl। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि NaNH4HPO4। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, NaNH4HPO4। ये दोस्तों माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, संकर लवण है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि Na3FeCN6। एक बार फिर पढ़ेंगे, Na3FeCN6 संकर लवण है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि विरंजक चूर्ण। दोस्तों विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिनोप्थिलीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि रंगहीन होता है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिनोप्थिलीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? तो रंगहीन होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि पानी का शोधन करने में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, जब NaOH और HCl की प्रतिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि NaCl और H2O उत्पन्न होता है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जब NaOH और HCl की प्रतिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल उत्पन्न होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अम्लीय होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, किसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, एक विलेन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, तो विलेन का pH मान क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 7 होगा।
इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 2 होती है। एक बार दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिवाइज करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि NaHCO3। एक बार फिर पढ़ेंगे, NaHCO3 खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसका pH मान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि साबुन के घोल का pH मान सबसे अधिक होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, pH स्केल का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल का प्रतिपादन किया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, समुद्री जल का pH मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 8.1 लगभग समुद्री जल का pH मान होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है, नींबू और संतरा में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सिट्रिक अम्ल। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, नींबू और संतरा में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, खट्टे दूध या दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, इमली और अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिरका में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, चींटी तथा बिच्छू के डंक में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि फार्मिक अम्ल चींटी तथा बिच्छू के डंक में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी जो हैं वो प्राकृतिक सूचक हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है लिटमस पत्र, दूसरा है हल्दी और तीसरा है गुड़हल का फूल। दोस्तों ये तीनों क्या हैं? प्राकृतिक सूचक के रूप में काम करते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि लाइकेन के पौधे से लिटमस प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है, मुंह का पीएच मान लगभग कितना होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 5.5 से कम। दोस्तों जब भी आपके मुंह का पीएच मान
5.5 से कम होगा तब क्या होता है, दांतों का क्षय यानी कि दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 67। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है, लिटमस पत्र किस समूह के पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि थैलोफाइटस समूह के पौधों से लिटमस प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी में। तो आइए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दोस्तों उपयोग है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा उपयोग है मूर्तियाँ एवं सजावटी वस्तुएं बनाने में। तीसरा है दीवारों की सजावट एवं सांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी कहते हैं। तो दोस्तों इन 3 उपयोग को याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी में। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला उपयोग है पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कपड़ों और कागज की विरंजन यानी कि रंग हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है कीटाणुओं को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम विरंजक चूर्ण है। तो इन 3 उपयोगों को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग कैसा हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि गुलाबी हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग कैसा हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है। ओके दोस्तों।